ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है। तो देखिए, जो नेट पावर रेडिएट होती है बॉडी से, उसकी वैल्यू सिग्मा ए टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4 होती है। इस नेट पावर रेडिएशन को लिख सकते हैं माइनस डी क्यू बाई डी टी, और इसी को लिख सकते हैं माइनस एम एस डी टी बाई डी टी, और ये वैल्यू सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 के इक्वल हो। और देखिए, हम लोगों ने कंसीडर किया था कि टी ग्रेटर देन टी नॉट था, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा होता था। कितना ज्यादा? डेल्टा टी के इक्वल ये कंसीडर किया था। तो यहां से देखिए, हम टी की वैल्यू को टी नॉट प्लस डेल्टा टी के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां पर पुटअप कर दीजिए, टी की वैल्यू को टी नॉट प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 हो जाएगा। अब इधर आ जाइए, माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा ए अपॉन एम एस, और ये ब्रैकेट के अंदर आप टी नॉट की पावर 4 यहां से कॉमन लीजिए, तो अंदर 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नॉट की होल पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एम एस। अब यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन का हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम है, तो ये पावर 4 यहां आ जाएगी। तो देखिए, बन जाएगा टी नॉट की पावर 4, अब टी नॉट की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे, प्लस 4 टी नॉट की पावर 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट माइनस टी नॉट की पावर 4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक टी नॉट से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, पावर 3 बचेगी। तो देखिए, माइनस डी टी बाई डी टी की वैल्यू सिग्मा ए अपॉन एम एस और 4 टी नॉट क्यूब डेल्टा टी के इक्वल आ जाएगी। यहां पर ये जो टर्म दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में माइनस डी टी बाई डी टी, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। ये कहलाती है रेट ऑफ कूलिंग, इसी को कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग। तो रेट ऑफ कूलिंग ध्यान से देखो, सिग्मा ए 4 टी नॉट क्यूब डेल्टा टी अपॉन एम एस के इक्वल है, यानी कि बॉडी के सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉडी के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और स्पेसिफिक हीट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं बेटा छोटे छोटे। उसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि दो बॉडीज हैं सपोज दैट, या कई सारी बॉडीज हैं, उनके एरिया कंपेयर करवा करके और आपसे रेट ऑफ कूलिंग के बारे में पूछा जा सकता है। तो देखिए, रेट ऑफ कूलिंग एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेट ऑफ कूलिंग। तो जिसका एरिया ज्यादा उसकी रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगी। इसी तरीके से देखिए, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना बॉडी और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगी, जितना कम होगा उतनी रेट ऑफ कूलिंग कम होगी। मास के देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसकी रेट ऑफ कूलिंग कम होगी, जिस बॉडी का मास कम होगा उसकी रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगी। स्पेसिफिक हीट के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर किसी बॉडी की स्पेसिफिक हीट कम है तो उसकी रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगी, जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है उसकी रेट ऑफ कूलिंग कम होगी। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे कई क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई बेटा सबको कि रेट ऑफ कूलिंग क्या होती है। ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अब पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो देखिए, जो रेट ऑफ कूलिंग है माइनस डी टी बाई डी टी, ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब माइनस डी टी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट के इक्वल। ठीक है, अब क्या करते हैं कि डी टी के अपॉन में ये टी माइनस टी नॉट को ले आते हैं, और ये माइनस को उधर ले जाते हैं, dt को उधर ले जाते हैं, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक मान लेते हैं कांस्टेंट आ जाता है कोई k, तो माइनस के dt बन जाएगा इधर। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं,
जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए रिजल्ट बनेगा ln t माइनस टी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस के टी और प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। तो देखिए ये इक्वेशन आ जाती है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। ठीक, यहां पर सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है, बॉडी का टेम्परेचर टी है और ये स्मॉल टी यहां पर टाइम की वैल्यू है। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की इक्वेशन है, ठीक, जो आपको याद रखनी है। तो ये इक्वेशन पूछी जा सकती है, चार ऑप्शन गिवन हो सकते हैं, पूछ सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की कौन सी इक्वेशन होगी। फिर उसके बाद न्यूटन ने एक फॉर्मूला निकाला कि अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग में फॉल करता है तो फिर टेम्परेचर टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा होगा, उसकी भी एक इक्वेशन होती है। तो वो क्या होती है, तो यहां पर देखिए इसी इक्वेशन में हम लिमिट लगा देते हैं। तो जब हम लिमिट लगाएंगे तो कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज दैट जब टाइम 0 है तब बॉडी का टेम्परेचर T1 के इक्वल है और जब T का टाइम इलेप्स हो जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर T2 के इक्वल हो जाता है। तो आप देखिए इसकी वैल्यू बनेगी ln t माइनस टी नॉट और लिमिट लग जाएगी T1 से लेकर T2 तक इक्वल टू माइनस के टी। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो बन जाएगा ln T2 माइनस टी नॉट अपॉन T1 माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, और अगर उधर का माइनस अगर हटाना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ln T1 माइनस टी नॉट अपॉन T2 माइनस टी नॉट इक्वल टू के टी। ठीक, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की इक्वेशन है जब टेम्परेचर T1 से T2 फॉल करता है T टाइम में। ठीक, ये वो इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिनका टेम्परेचर हायर से लोअर फॉल कर रहा होगा और आपसे पूछा जाएगा कि 10 मिनट में इतना फॉल कर जाता है तो बताइए नेक्स्ट 10 मिनट में नेक्स्ट टेम्परेचर कहां पर पहुंच जाएगा। इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक और भी फॉर्मूला है बेटा जो यहां पर इससे भी बेटर है, जिसका हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, इनको ना यूज करके उस फॉर्मूले को ज्यादा यूज करते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है वो समझ लीजिए, दैट इज θ1 माइनस θ2 अपॉन t इज इक्वल टू k टाइम्स θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस θ0। ये वाला वो फॉर्मूला है जिसमें हम लोग इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी बॉडी का टेम्परेचर 90 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट में होता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि 80 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका फॉल कितने टाइम में करेगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको दे रखा होगा जैसे सपोज दैट 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आपको बेटा ये इक्वेशन याद रखनी है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, और एक ये इक्वेशन याद रखनी है। ये इक्वेशंस के बारे में पूछा जा सकता है, बाकी क्वेश्चंस जब आप लगाएंगे तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें θ1 इनिशियल टेम्परेचर है, θ2 फाइनल टेम्परेचर और θ0 टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का टेम्परेचर है और के यहां पर कांस्टेंट है। ठीक, समझ आया बेटा? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2021 में आया हुआ है। देखिए कह रहे एक कप ऑफ कॉफी है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, इसका 90 से 80 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर फॉल होने में t मिनट का टाइम लगता है। फिर कहते हैं कि 80 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर फॉल होने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो फॉर्मूला यूज करेंगे θ1 माइनस θ2 अपॉन t इक्वल टू k टाइम्स θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस θ0। सारे क्वेश्चंस को इन टाइप के जितने भी होंगे सॉल्व करने के लिए यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए θ1 की वैल्यू हो गई 90 माइनस θ2 हो गया 80 अपॉन t इक्वल टू k टाइम्स
90 प्लस 80/2 माइनस 20। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे तो सेकेंड कंडीशन के लिए θ1 है 80 डिग्री सेल्सियस और θ2 की वैल्यू हो जाएगी 60 और अपॉन ये टाइम निकालना है, सपोज कर लेते हैं ये टाइम t डैश है, इक्वल टू k 80 प्लस 60/2 माइनस 20। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। बस अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए बेटा। डिवाइड करेंगे तो देखो k से k कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 90 माइनस 80 ऊपर 10 बचेगा, 80 माइनस 60 ये 20 बचेगा, तो इस 10 से ये 20 2 टाइम्स चला जाएगा। फिर इधर देखो, इधर एलसीएम लेकर के सॉल्व करो तो ऊपर यहां बचेगा 170 माइनस ये हो जाएगा 40 और अपॉन 2 एलसीएम वाला इधर आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर ये बन जाएगा 140 माइनस 40 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल और इधर आ जाएगा ये t डैश ऊपर और नीचे आ जाएगा 2t। ठीक है, ये वैल्यू उसके इक्वल हो जाएगी। ऊपर देखो 170 में से 40 गया तो 130 बचेगा और नीचे 140 में से 40 गया तो 100 बचेगा। 0 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, 2 से देखो ये कैंसिल कर दो, 5 टाइम्स चला जाएगा। तो देखो यहां से t डैश की वैल्यू आ जाएगी 13t/5। 13t/5 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये समझ आया बेटा सबको? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2016 में आया हुआ है। देखिए एक बॉडी है, कहते हैं ये कूल्स होती है 3T से लेकर 2T टेम्परेचर तक 10 मिनट में। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं कि फाइंड द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट। अगले 10 मिनट के बाद इसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। सराउंडिंग का टेम्परेचर यानी रूम का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस दे रखा है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो बेटा सॉल्व करते हैं इनको। चलिए वही फॉर्मूला लगाते हैं। तो θ1 की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 3t के इक्वल, तो 3t माइनस 2t अपॉन टाइम 10 मिनट है, इक्वल टू k टाइम्स 3t प्लस 2t अपॉन 2 माइनस t। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। फिर सेकेंड कंडीशन में नेक्स्ट 10 मिनट में अब इसका टेम्परेचर 2t हो चुका है, तो 2t से फाइनल टेम्परेचर जो बनेगा नेक्स्ट 10 मिनट के बाद मान लो t डैश बनता है, तो यहां पर इक्वेशन बनेगी 2t माइनस t डैश अपॉन 10 इक्वल टू k टाइम्स 2t प्लस t डैश बाई 2 माइनस t। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो देखो 10 से 10 कैंसिल, k से k कैंसिल, ऊपर 3t में 2t गया तो t बचेगा और नीचे ये 2t माइनस t डैश एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहां पर सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर के, तो देखो बन जाएगा 5t माइनस 2t अपॉन 2। ऐसे ही इधर देखो 2t प्लस t डैश माइनस 2t अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए ये 2t से ये 2t कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3t और नीचे आ जाएगा t डैश। ठीक है, अब देखिए इस t से हम इस t को कैंसिल कर देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो t डैश विल बी इक्वल टू आ जाएगा 6t माइनस 3t डैश। t डैश वाले टर्म इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 4t डैश इक्वल टू 6t, तो t डैश इक्वल टू 6/4t मींस यहां से t डैश की वैल्यू आ जाएगी 3/2t के इक्वल। तो फाइनल आंसर हो जाएगा जो नेक्स्ट 10 मिनट के बाद मिलेगा टेम्परेचर 3/2t के इक्वल। तो सेकंड वाला ऑप्शन बेटा इसमें सही हो जाएगा। ये समझ आया बेटा सबको? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए EIPMT 2014 में पूछा गया है। कुछ वाटर दे रखा है, कहते हैं ये कूल्स डाउन होता है 70 से 60 डिग्री सेल्सियस 5 मिनट में। फिर कहते हैं ये नेक्स्ट 5 मिनट में 54 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो पूछ रहे हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होगा।
ये चार ऑप्शन दे रखे हैं 45, 20, 42, 10। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा इसको। तो देखिए इसमें थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी 70 माइनस थीटा 2 हो जाएगा 60 अपॉन 5 इज इक्वल टू के टाइम्स 70 प्लस 60 बाई 2 माइनस थीटा नॉट। एक इक्वेशन ये हो गई। फिर सेकेंड इक्वेशन में 60 से टेम्परेचर हो रहा है 54 अपॉन 5 मिनट में के टाइम्स 60 प्लस 54 बाई 2 माइनस थीटा नॉट। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए ऊपर ये 5 का कैंसिल हो गया, 70 में 60 गया 10 बचेगा, 60 में से 54 गया 6 बचेगा, इक्वल टू के कैंसिल। यहां पर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये देखो 130 माइनस 2 थीटा नॉट। इसी तरीके से नीचे आ जाएगा 114 माइनस 2 थीटा नॉट। ठीक है, इसमें देखो 2 से डिवाइड कर दो तो ये 5 और ये 3 बचेगा। इसी तरीके से यहां भी ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो बचेगा ये 65 माइनस थीटा नॉट और इधर नीचे आ जाएगा 57 माइनस थीटा नॉट। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए ये बचेगा, बनेगा 285 माइनस 5 थीटा नॉट इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए ऊपर 195 माइनस 3 थीटा नॉट। थीटा नॉट वाले टर्म एक तरफ ले लो, इसको इधर ले आओ तो 3 थीटा नॉट कैंसिल होगा तो 2 थीटा नॉट बचेगा। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो थीटा नॉट की वैल्यू आ जाएगी 90/2 मतलब 45 डिग्री सेल्सियस। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा 45 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके।